नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सुशील जादौन आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और तैयारी भी आप सबकी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो उस तैयारी को और खूबसूरत, बेहतरीन और जोरदार बनाने के लिए मैं आप सभी के सामने आ चुका हूं। साथियों, इतिहास की अपनी एक नई क्लास को लेकर, एक खूबसूरत सी क्लास को लेकर, जिसमें आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो आपको पता होगा साथियों, हमारी क्लास का जो टाइम टेबल है वो आप सभी को अच्छी तरह से अब याद हो गया होगा। सुबह 9 बजे साथियों रीजनिंग की क्लास चलती है, 10 बजे साइंस की क्लास चलती है और साथियों जैसे ही रात के 9 बजते हैं तो आपका भाई यानी कि सुशील जादौन सर आपके सामने आ रहे होते हैं और वो आपको जीके जीएस से पढ़ा रहे होते हैं। 10 बजे साथियों यहाँ पर किसकी मैथ की क्लास चलती है। ये टाइम टेबल साथियों आपको पता होना चाहिए। जो हमारी साथियों पीडीएफ है वो हमारी पीडीएफ यहाँ पर मिलती है। चलिए साथियों शुरू करते हैं। दोस्तों, अब इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता के चला था और हम बात कर रहे थे 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 का साथियों एक ऐसा संग्राम जो कि भारत में पहली बार लड़ा गया। भारत में लड़ा क्यों गया? भारत में इसलिए लड़ा गया कि भारत के अंदर अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को जमा लिया था। मतलब भारत पर अंग्रेज साथियों शासन करना शुरू कर चुके थे और जब भारत पर अंग्रेज शासन करना शुरू कर चुके हैं तो अब भारतीय व्यक्तियों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, समस्या होने लगी। और जब समस्या होने लगी तो भारतीय व्यक्तियों ने अब ठान लिया कि हम तुमको भारत से भगा कर भेजेंगे, अब हम तुम्हारा शासन नहीं सहेंगे। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि भारत के अंदर अंग्रेजों ने अपने नींवों को जमाया कैसे है, अपनी सत्ता को स्थापित कैसे किया है, ये मैं आपको बहुत अच्छे तरह से साथियों समझाते हुए चल रहा था। जब मैंने आपको रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बताया था, और रॉबर्ट क्लाइव कहां का पहला गवर्नर बना था? कहेंगे साथियों बंगाल के अंदर पहला गवर्नर बना था और उसने बंगाल के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन व्यवस्था करने का काम किया था, जिससे टैक्स कहां जाता रहे? टैक्स दोस्तों भारत से ब्रिटेन जाता रहे और ब्रिटेन की समृद्धि हमारे यानी कि भारतीय पैसे से होती रहे। लेकिन साथियों 1857 आते आते भारत के अंदर अंग्रेजों के जो रूल थे, अंग्रेजों के जो साथियों कानून थे, वह भारतीयों से सहन नहीं हो रहे थे। दोस्तों आपको पता होगा कि भारत के अंदर अंग्रेज जो भी व्यवस्था करके जा रहे हैं, जो भी व्यवस्था कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लॉस साथियों भारतीय व्यक्तियों को ही हो रहा है। लेकिन साथियों मैं हमेशा कहता हूं कि भारतीय व्यक्ति सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन बात अगर उनके धर्म पर आ गई तो भारतीय व्यक्ति कुछ भी कर गुजरते हैं जो वो नहीं भी चाह रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि एक व्यवस्था भारत के अंदर की गई। जैसे आपको बताना चाहूंगा कि पुरानी रीति रिवाजें हुआ करती थी, जब शादियां साथियों बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी। बहुत कम उम्र में एक लड़के की साथियों शादी कर दी गई। लड़के लड़कियों की शादी की गई, उम्र बहुत कम थी। उम्र कम होने की वजह से दोस्तों लड़की अपने ससुराल जाया करती थी और लगभग उसमें 4 से 5 साल लग जाया करते थे। लेकिन उसी बीच में लड़का जब शादी हुई तो कम उम्र का था, जब बड़ा होने लगा लड़का दूसरी शादी कर लेता था। कई बार साथियों लड़का जो था शादी हुई, शादी होने के बाद साथियों पत्नी से मिला भी नहीं और 4-5 साल के बाद वो शहर चला गया। शहर जाके दूसरी लड़की पसंद आ गई, वहां पर उससे शादी कर ली। वह साथियों भारत की परंपरा के अंतर्गत लड़कियां चलती थी कि पति हमारा परमेश्वर होता है और होगा तो एक होगा, नहीं तो कोई नहीं होगा। इसी व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारी महिलाएं भारत के अंदर तो विधवा हुई जा रही थी। भारत के अंदर कुरीतियां थी, भारत के अंदर प्रथा थी कि विधवा पुनर्विवाह नहीं कर सकती। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कॉन्सेप्ट लेकर आए कि विधवा पुनर्विवाह क्यों नहीं कर सकती हैं। उन्होंने भारत की संस्कृति में लोगों को जागरूक करने की कोशिश करा। लेकिन अंग्रेज एक ऐसे व्यक्ति थे जो हर किसी तरह से भारतीय व्यक्तियों को साथ नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। भारत के अंदर डलहौजी नाम का व्यक्ति आया। उस व्यक्ति ने भारत के अंदर ऐसी व्यवस्था करी कि अगर किसी भी रियासत के पास कोई वारिस नहीं है, मतलब किसी रियासत, किसी राजा के पास कोई संतान नहीं है, तो उस रियासत के मालिक हम होंगे यानी कि अंग्रेज होंगे। और दोस्तों जो गोद व्यवस्था, गोद प्रथा जो अडॉप्ट करने वाली सत्य व्यवस्था हुआ करती थी, जिसमें किसी के बच्चा नहीं है तो वो किसी और के बच्चे को साथियों गोद ले ले, अंग्रेजों ने साथियों, डलहौजी ने मुख्यतः इस व्यवस्था को समाप्त करा दिया कि गोद प्रथा निषेध होगी। अब कोई भी बच्चा गोद नहीं लेगा। अगर किसी रियासत के पास बच्चा नहीं तो वो रियासत हमारी। अंग्रेज क्या कर रहे हैं? अपने ब्रिटिश एम्पायर को भारत में और बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों जब यही चीजें चलती रहेंगी तो 1857 वह सन है जब भारतीय व्यक्तियों ने सोच लिया कि अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे।
अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों 1857 की क्रांति के बारे में कुछ चीजें मैं आपको बता चुका हूं। एक एक चीज अगर आप किसी भी किताब को उठा के प्रश्न लगा रहे होगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रश्न में अभी आपको समस्या आ रही होगी। हालांकि आधा ही टॉपिक हमने पढ़ा है, आधा टॉपिक जैसे ही पढ़ लेंगे तो बाकी चीजें बचेंगी नहीं। लेकिन हाँ, मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि प्रश्नों का रिविजन जरूर करते रहिएगा। अगर आप रिविजन नहीं करोगे, दुनिया की कोई ताकत कितना भी बेहतरीन मास्टर आ जाए, आपको साथियों पेपर में पास नहीं करा सकता। लेकिन अगर टीचर अच्छा हो और आपके रिवीजन में दम हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके सिलेक्शन को रोक पाए। जितनी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है, अगर उनमें से मैं कोई बात आपसे पूछ लूं तो क्या आप बता पाओगे? उम्मीद करता हूं आराम से बता दोगे। लास्ट में जाके कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछ लूंगा, लेकिन जहां मैंने चीजें खत्म करी थी वहीं से आगे अब मैं आपके लिए साथियों शुरू करने के लिए जा रहा हूं। मैंने आपसे कहा होगा कि दोस्तों एक व्यक्ति जिसका नाम है धन सिंह गुजर, धन सिंह गुजर नाम का व्यक्ति जो कि साथियों मेरठ के अंदर हुआ करते थे। और धन सिंह गुजर ने क्या किया, ये डेट ध्यान रखिएगा दोस्तों, 10 मई 1857 की डेट है। धन सिंह गुजर ने साथियों मेरठ में जब मंगल पांडे को फांसी हो गई तो फांसी होने के बाद धन सिंह गुजर ने कूच कर दिया भारत के मेरठ से साथियों दिल्ली की तरफ। लेकिन ध्यान रखना, हमने साथियों जो डेट डिसाइड करी थी वो 31 मई 1857 करी थी। लेकिन 31 मई 1857 डेट आती उससे पहले ही मंगल पांडे ने क्रांति की शुरुआत कर दी। तो आप ध्यान क्या रखेंगे कि क्रांति की डेट तो रखी गई है 31 मई 1857, लेकिन क्रांति शुरू कब से हो गई है? क्रांति शुरू हो गई है साथियों 10 मई 1857। दोस्तों एक 29 मार्च 1857 डेट है जहां पर मंगल पांडे ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर के अंदर 2 अंग्रेजी अधिकारियों को मार दिया था। लेकिन वह सत्य क्रांति की शुरुआत नहीं मानी जाती है, वो मात्र एक चिंगारी, एक पहली घटना मानी जाती है। क्रांति की शुरुआत जो हो रही है वो 10 मई 1857 से हो रही है। लेकिन राणा जी बापू और अजीमुल्ला खान ने साथ जो डेट डिसाइड करी है, रंगाजी बापू और राणा जी बापू ने जो डेट डिसाइड करी है वो 31 मई 1857 करी है। और शुरू कब हो गई? 10 मई 1857 को शुरू हो गई। ये मेरठ से चले हैं, 10 मई को चले हैं, 11 मई को साथियों रास्ते में अंग्रेजों को मारते चले हैं, 12 मई को जाके दिल्ली के अंदर बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल बादशाह है उस व्यक्ति को बागडोर थमा दी जाती है और कह दिया जाता है कि दिल्ली से नेतृत्व आप करो। लेकिन बहादुर शाह जफर की बहुत कम उम्र हुआ करती थी, मतलब बहुत ज्यादा उम्र हुआ करती थी, लगभग 80 साल के बहादुर शाह जफर थे, नेतृत्व कर नहीं सकते थे। तो साथियों उनकी बेगम जीनत महल के कहने पर बहादुर शाह जफर ने अपने सेनापति बख्त खां को नेतृत्व सौंप दिया। बाद में साथियों निकलसन हडसन आए और उन्होंने इस विद्रोह को दबाने की कोशिश करी। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया और यही साथियों हुमायूं के मकबरे में बहादुर शाह जफर ने आत्मसमर्पण अंग्रेजों के सामने कर दिया। पकड़ के साथियों बहादुर शाह जफर को रंगून यानी म्यांमार यानी कि बर्मा, कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर रंगून कहाँ है? रंगून म्यांमार यानी कि साथियों बर्मा के अंदर पड़ता है, वहां पर साथियों भेज दिया गया और वहीं पर साथियों इनकी मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह जफर के 2 बेटे और इनका एक साथियों नाती हुआ करता था, उसको साथियों यहां पर दिल्ली के खूनी दरवाजे के अंदर साथियों निकलसन हडसन ने मौत के घाट उतार दिया था। बहादुर शाह जफर जो कि साथियों शायरी लिखा करते थे, उनकी मकबरे पर, उनकी समाधि पर आज भी लिखा हुआ है कि जफर तू कितना बदनसीब है, 2 गज जमीन ना मिली तुझे अपने मुल्क में दफन होने के लिए। आज भी बहादुर शाह जफर की समाधि पर यह बात लिखी हुई है, क्योंकि वो लास्ट तक इस बात को कहते रहे थे कि अगर इजाजत हो तो मेरी जो कब्र है वो भारत में बना दी जाए, लेकिन नहीं बनने दी। अंग्रेजों की व्यवस्था हुआ करती थी। भारत के अंदर 1857 की क्रांति की शुरुआत हो चुकी है और 1857 की क्रांति जैसे ही हुई है तो आप जानते हैं कि क्रांति की शुरुआत दिल्ली से और दिल्ली के बाद साथियों मेरठ की तरफ पहुंच चुकी है। लेकिन याद रखने वाली बात यह होगी कि 1857 की क्रांति में हमने ये देखा है कि क्रांति की शुरुआत साथियों मेरठ से कौन कर रहा है? धन सिंह गुजर कर रहा है। लेकिन
धन सिंह गुर्जर को अगर हम देखें तो ये मेरठ से अपनी टुकड़ी को लेकर दिल्ली की तरफ रवाना हो गए हैं, लेकिन मेरठ शहर के अंदर जो नेतृत्व संभाल रहा है ना व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम है कदम सिंह। तो दोस्तों एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन क्या था कि 1857 की क्रांति में मेरठ से किसने साथियों क्रांति की शुरुआत करी, वहां पर धन सिंह गुर्जर ऑप्शन में नहीं डाला। तो इस कंडीशन में आपको कदम सिंह को भी याद रखना होगा, क्योंकि धन सिंह गुर्जर अपनी टुकड़ी को लेकर, अपनी सत्य एक बटालियन को लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर गए हैं। तो मेरठ में विद्रोह किसने किया, तो अगर धन सिंह गुर्जर कभी ऑप्शन में ना दिखे तो कदम सिंह को भी याद रखिएगा, इसलिए मैं आपको यह बात बता के चल रहा हूं। बात समझ में आ रही है? बोले सर अच्छे से समझ में आ रही है। अब सुनिएगा साथियों मेरी बात को आगे। मैंने कहा कि अंततः सत्य बहादुर शाह जफर की रंगून के अंदर मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु बहादुर शाह जफर की रंगून के अंदर हो गई तो भारत के विभिन्न विभिन्न जगहों से साथियों इस क्रांति की हमें जानकारी मिलती है। भारत के अंदर अगर हम देखें तो कई जगह से साथियों क्रांति स्टार्ट होती है, अंग्रेज वहां पहुंचते हैं और कंडीशन को कंट्रोल कर लेते हैं। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन सिंपल सा होगा। मैं दो महिलाओं की बात कर रहा हूं, एक महिला का नाम है रानी लक्ष्मीबाई, आपने नाम सुना होगा। इनका वास्तविक नाम है मणिकर्णिका उर्फ मनु के नाम से जानती हैं। ये गंगाधर राव की पत्नी हुआ करती थी और ये वही महिला है जिसे आप झांसी की रानी कहते हो। झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, आप सभी लोग जानते होंगे, इनके नाम से काफी फेमस है। एक महिला का नाम है झांसी की रानी और एक महिला का नाम है, इन्हें आप साथियों बेगम हजरत महल के नाम से जानते हो और इन्हीं को साथियों आप क्या कह देते हो, इन्हीं को आप बेगम ऑफ अवध कह देते हो। क्या कह देते हो? बेगम ऑफ अवध कह देते हो। दोस्तों अगर कभी आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि महोदय ये बताइएगा कि महल परी किसे कहा जाता है, मतलब महलों की परी, क्या महलों की परी किसे कहा जाता है, महल परी किसे कहा जाता है, तो आप आंसर करेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई को महल परी कहा जाता है। लेकिन वहीं पर अगर कभी महक परी पूछ लिया जाए तो दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इस बार आप आंसर दे रहे होंगे कि बेगम हजरत महल को महक परी कहा जाता है। एक महिला है जो 1857 की क्रांति में हम जिसे पढ़ेंगे, इनका नाम है बेगम हजरत महल, एक महिला है नाम है रानी लक्ष्मीबाई। एक को महल परी कहा जा रहा है और एक को महक परी कहा जा रहा है। दोनों में साथियों अंतर आपको थोड़ा सा पता करना होगा। मुख्य बात क्या है कि अब हम साथियों देखेंगे जो आपसे प्रश्न यहां पर बन के आएगा। प्रश्न क्या रहेगा? प्रश्न सिंपल सा रहेगा दोस्तों। एक तरफ हम प्लेस यानी कि फील्ड देखेंगे या स्थान देखेंगे कि स्थान कौन सा था, दूसरी तरफ पर साथियों वहां पर कौन क्रांतिकारी हुआ इस बात को देखेंगे, और वहां पर जहां क्रांति हुई, जैसे दिल्ली में क्रांति हुई तो दिल्ली में अंग्रेजों ने अपना कौन सा अधिकारी भेजा जो इस विद्रोह को दबाने के लिए आया। तो एक स्लाइड यहां पर इंग्लिश की रहेगी और एक स्लाइड साथियों हिंदी की रहेगी, ठीक है, हम दोनों कवर करेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपसे एक स्थान की बात करी, इस स्थान का नाम है दिल्ली। अगर दिल्ली में हम देखें तो दिल्ली में साथियों नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, मतलब 1857 की क्रांति में दिल्ली से साथियों क्रांति किसने शुरू करी है, तो आप एक व्यक्ति का नाम पढ़ चुके हैं बहादुर शाह जफर, और इसी को कह दिया जाता है बहादुर शाह द्वितीय। लेकिन दोस्तों वास्तविक में नेतृत्व किसने किया है, वास्तव में इनका सेनापति जिसकी बात मैं कर चुका हूं बख्त खान ने साथियों नेतृत्व यहां पर संभालने का काम किया है। लेकिन निकलसन और हडसन नाम के दो अंग्रेजी अधिकारी आते हैं और कंडीशन को साथियों क्या कर लेते हैं, कंट्रोल में कर लेते हैं और बहादुर शाह जफर को पकड़ के कहां भेज देते हैं, रंगून में साथियों भेज देने का काम करते हैं। इसके बाद साथियों अगला स्थान लेते हैं लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व एक महिला ने किया और इसी महिला का नाम हुआ करता था जिसको आप साथियों बेगम हजरत महल के नाम से जानते हो या इन्हीं को आप बेगम ऑफ अवध के नाम से जानते हो। दोस्तों इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आपसे पूछ सकता है कि भारत के अंदर 1857 की क्रांति में कौन सी मुस्लिम महिला लड़ रही थी, नाम था बेगम हजरत महल, इनका नाम ही है पूरा बेगम हजरत महल। दोस्तों अगर बात करें तो यहां पर कोलिन कैंपवेल नाम का अंग्रेज आता है और लखनऊ के अंदर कंडीशन को सामान्य करने की कोशिश करता है। बेगम हजरत महल एक महिला थी, इनको सत्य बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाने लगा,
तो बेगम हजरत महल ने क्या किया कि दोस्तों ये अपने आप को बचाते हुए ये नेपाल की तरफ निकल जाती हैं। अक्सर साथियों आज के समय पर भी आप देखते होंगे कि जब पुलिस पीछे लग रही होती है, कोई क्रिमिनल होता है, तो वो कहां दोस्तों नेपाल की तरफ निकल जाता है बॉर्डर पार करके। तो ऐसी कौन सी महिला थी 1857 की क्रांति में जो भागकर नेपाल चली गई? कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो दोस्तों अपनी जान बचाते हुए युद्ध के बाद ये नेपाल की तरफ निकल गई थी। एक और व्यक्ति है जो नेपाल जाएंगे, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, लखनऊ से क्रांति की शुरुआत किसने करी? बेगम हजरत महल ने साथियों 1857 की क्रांति में यहां शुरुआत करी। 5 जून 1857 की बात है दोस्तों, कानपुर से क्रांति की शुरुआत होती है। कानपुर उत्तर प्रदेश का ही एक शहर है और याद करने का तरीका यह हो सकता है कि नाना साहब यानी कि साथियों कानपुर में ने आ रहा है। और देखें तो जो यहां पर साथियों शुरुआत कर रहे हैं क्रांति, उनका नाम है पेशवा नाना साहब। क्या नाम है? पेशवा नाना साहब। तो कानपुर से क्रांति किसने शुरू करी? तो जैसे ही कानपुर को पढ़ेंगे तो कानपुर में आपको न दिख जाना चाहिए। तो क्रांति किसने शुरू करी? तो नाम में साथियों नाना आ रहा है, दो ने आ रहे हैं। तो नाना साहब ने कानपुर से क्रांति शुरू करी। और दोस्तों सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये आपसे पूछा जाएगा कि इनका वास्तविक नाम क्या हुआ करता था। इनको दोस्तों धोंदू पंत के नाम से जानते थे। और यह प्रश्न कई परीक्षाओं के अंदर पूछा चुका है कि धोंदू पंत किसका नाम था या नाना साहब का दूसरा नाम क्या है। ये कई पेपरों के अंदर पूछा चुका है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेशवा जो हुआ करते थे, जब सत्यु बाजीराव की मृत्यु हो जाती है तो अंग्रेजों ने क्या व्यवस्था करी? अंग्रेजों ने सत्यु नाना साहब से यानी कि पेशवा जो बाकी के लोग थे उनसे कहा कि आप अपने आप को पेशवा वगैरह सब हटाओ, आपको एक हम फिक्स अमाउंट कर देते हैं आपके लिए। आपको क्या देंगे? हम साथियों यहां पर 8 लाख रुपए प्रति वर्ष, कितना? 8 लाख रुपए साथियों प्रति वर्ष हम आपको पेंशन देते रहेंगे, यानी कि आप पेंशन लेते रहो और ये पेशवा वेशवागिरी भूल जाओ। तो नाना साहब को साथियों पेंशन मिला करती थी 8 लाख। अंग्रेजों ने क्या किया कि कुछ समय के बाद इस पेंशन को ही देना बंद कर दिया पेशवाओं को। और जब पेशवाओं को पेंशन देना बंद कर दिया तो नाना साहब भी इस बात से गुस्सा थे। नाना साहब ने कानपुर से साथियों क्या कर दिया? कानपुर से साथियों क्रांति की शुरुआत कर दी। और क्रांति की शुरुआत कानपुर से किसने करी है? तो पेशवा नाना साहब ने करी है। अच्छा एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताइएगा पेशवा कहां पर हुआ करते थे? पेशवा किस क्षेत्र में हुआ करते थे? क्या कहोगे? सर महाराष्ट्र क्षेत्र में। लेकिन आज पेशवा क्रांति की शुरुआत कहां से कर रहे हैं? कानपुर उत्तर प्रदेश में। पेशवा कानपुर कैसे आ गए या पेशवा उत्तर प्रदेश में कैसे आ गए? नाना साहब उत्तर प्रदेश में कैसे आ गए? क्या कोई बच्चा इस बात को बता पाएगा? हालांकि मैं तो बताऊंगा जब मैं आपको मराठाओं को पढ़ा रहा हूंगा, लेकिन अभी आप इतना समझो कि दोस्तों कानपुर से 1857 की क्रांति की शुरुआत नाना साहब ने करी है। और युद्ध के बाद साथियों ये भी नेपाल चले जाते हैं। स्टार लगाने वाला प्रश्न जो मैंने आपको बताया है कि इनका वास्तविक नाम या दूसरा नाम क्या है, इन्हें धोंदू पंत के नाम से जाना जाता है। कोलिन कॉम्पवेल नाम का व्यक्ति यहां पर भी आता है और इस विद्रोह का क्या कर देता है? साथियों दमन कर देता है। मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर पेपर आपके लेवल का है तो आपसे सिर्फ ये बात पूछी जाएगी कि दिल्ली से विद्रोह किसने किया, या फिर साथियों आपसे पूछेगा लखनऊ से नेतृत्व किसने किया, या पूछेगा कानपुर से नेतृत्व किसने किया। लेकिन अगर पेपर का स्तर बढ़ाया गया तो फिर क्वेश्चन पूछेगा कि बताइएगा साथियों दिल्ली में 1857 की क्रांति को किसने साथियों सॉल्व किया या दमन किया, या लखनऊ में साथियों 1857 की क्रांति को किसने दमन किया? अंग्रेज ने। मतलब सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो भारतीय व्यक्ति का नाम पूछ लेगा। और अगर पेपर का लेवल बढ़ाया तो साथियों अंग्रेज का नाम पूछ रहा होगा कि वहां पर प्रॉब्लम को सॉल्व किसने किया। बात समझ में आ गई? प्रश्न क्या बनेगा? आपके लेवल का प्रश्न है साथियों यहां पर। दूसरी बात आप जानिएगा, अब हम बढ़ते हैं भारत के अन्य क्षेत्रों की तरफ। जैसे साथियों भारत के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है, इस क्षेत्र को आप अच्छी तरह से जानते होंगे दोस्तों, एक ग्वालियर का क्षेत्र पड़ता है। दोस्तों ग्वालियर के क्षेत्र यानी कि मध्य प्रदेश एमपी के क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। तो तात्या टोपे जो हुआ करते थे ना, जो तात्या टोपे जो हुआ करते थे, ये तात्या टोपे दोस्तों दरअसल दो जगह से नेतृत्व को संभाल रहे थे। एक तरफ तो साथियों नाना साहब के सेनापति थे। किसके? नाना साहब के सेनापति
सेनापति थे, दूसरी तरफ वो ये ग्वालियर से नेतृत्व संभाल रहे थे। और आपको अभी बताऊंगा कि झांसी की रानी लड़ते लड़ते ग्वालियर की तरफ निकल गई थी, तो वहां पर झांसी की रानी का भी साथ दे रहे थे तात्या तोपे। तात्या तोपे का दूसरा नाम या वास्तविक नाम पेपर के अंदर बहुत पूछा जाता है। इनको साथियों किस नाम से जानते हैं? इनको रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जानते हैं, मतलब इनका वास्तविक नाम आपसे पूछा जाएगा। दोस्तों एक व्यक्ति हुआ करता था, दरअसल भारत के अंदर गद्दारों की कोई कमी नहीं होती है। दोस्तों नाना साहब का सेनापति तात्या तोपे बहुत वीरता से अंग्रेजों का सामना कर रहा था, और भारत में गद्दार या जयचंदों की कोई कमी नहीं है। एक व्यक्ति है जो सत्य मानसिंह नाम का है, ये तात्या तोपे के साथ विश्वासघात कर देता है, धोखा दे देता है, और अंग्रेजों के साथ मिलकर तात्या टोपे को क्या कर देता है, साथियों पकड़वा देता है, जिसकी वजह से बाद में तात्या टोपे को साथियों यहां पर फांसी हो जाती है। साथियों अगर मैं आपको बताऊं कि इसके बाद साथियों वीरों की भूमि बिहार, दोस्तों बिहार से एक व्यक्ति है जिसका नाम है बाबू कुंवर सिंह। क्या नाम है? बाबू कुंवर सिंह साथियों बिहार से नेतृत्व कर रहे हैं, और आई थिंक जहां तक मुझे पता है इनको बिहार का बूढ़ा शेर या कुछ ऐसा इन्हें बोला जाता है, बिहार का शेर या कुछ ऐसे बोलते हैं, बिहार की जीके में आप पढ़ते होंगे। बाबू कुंवर सिंह ये एक जमींदार टाइप के व्यक्ति हुआ करते थे, साथियों जमींदार टाइप के व्यक्ति थे। और बिहार के अंदर, बिहार में जगदीशपुर, और जगदीशपुर के अंदर एक जगह पड़ती है आरा। क्या नाम है? जगह का नाम है साथियों आरा। दरअसल आरा से इन्होंने नेतृत्व किया, और वहां पर जो व्यक्ति गया उसका नाम था विलियम टेलर। विलियम टेलर ने साथियों यहां पर जाकर नेतृत्व को, यानी कि नेतृत्व किया और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी थी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबू कुंवर सिंह के बारे में। किसके बारे में? बाबू कुंवर सिंह के बारे में। दोस्तों बाबू कुंवर सिंह ऐसी शख्सियत थी कि इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी उम्र बहुत हुआ करती थी और बहुत ताकतवर व्यक्ति हुआ करते थे। मैं कहता हूं कि 1857 की क्रांति में अगर बाबू कुंवर सिंह जैसे व्यक्ति नेतृत्व कर रहे होते ना भारतीय सेना का, तो भारत के अंदर इस क्रांति का परिणाम कुछ और होता। ये इतने बहादुर व्यक्ति हुआ करते थे कि इन्होंने अपने दम पर, बाबू कुंवर सिंह ने अपने दम पर अंग्रेजों को बहुत भयंकर तरीके से साथियों परेशान किया था। ऐसे समझो कि साथियों ये मान लीजिएगा यहां पर लड़ रहे हैं, अभी बिहार के इसी क्षेत्र में लड़ रहे हैं, अंग्रेज यहां पर आए, ये साथियों भागकर दूसरी जगह चले गए, वहां पर अंग्रेजों को मारा, फिर अंग्रेज वहां पहुंचे, भाग के तीसरी जगह चले गए, फिर चौथी जगह, इस तरह से ये अपना स्थान बदलते रहते थे। और बाबू कुंवर सिंह की वीरता की बात मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों, बाबू कुंवर सिंह की वीरता की बात मैं क्या बताऊं दोस्तों, बाबू कुंवर सिंह की बाजू को एक गोली टच करके निकल गई। जब 1857 की क्रांति को लड़ रहे थे तो एक गोली टच करके बाबू कुंवर सिंह की बाजू को निकल गई, और बाबू कुंवर सिंह लड़ रहे थे। दोस्तों उस समय या आज के समय पर सब तो गोली के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं कि अगर आपकी बॉडी के अंदर वो चली गई या टच हो गई तो दोस्तों उस जगह पर घाव बना के उसको साथियों सड़ाना शुरू कर देगी, यानी कि उस अंग को साथियों खराब कर देगी गोली। बाबू कुंवर सिंह जानते थे बहुत लंबे समय तक लड़ना है। बाबू कुंवर सिंह के हाथ को गोली टच करके जा चुकी थी या गोली लग चुकी थी। बाबू कुंवर सिंह ने अपनी तलवार उठाई, अपनी तलवार से बाजू को अपनी को काट के उठा के साथियों नदी में फेंक दिया। बोले एक हाथ ही काफी है इन अंग्रेजों के लिए। सोचो अपनी बाजू को काट के जो नदी में बहा दे वो वीर कुंवर है बाबू कुंवर सिंह। दोस्तों इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने दम पर अंग्रेजों के वो नाक में दम किया था कि अंग्रेज चाह रहे थे बस किसी तरह से ये बूढ़ी हट्टी हमारे हाथ आ जाए, नहीं तो अंग्रेजों को तबाह करने में कोई ज्यादा समय नहीं लगाएगा। बाबू कुंवर सिंह इनका नाम हुआ करता था। ये आरा जगदीशपुर से साथियों इन्होंने यहां पर क्रांति की शुरुआत करी थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह इलाहाबाद, जिसे आप आज के समय पर प्रयागराज के नाम से जानते हो, यहां पर सब तो लियाकत अली हुआ करते थे। और दोस्तों अगर आप देखो तो आपको नजर आ रहा होगा लियाकत अली, बेगम हजरत महल, अभी बताऊंगा अहमदुल्ला के बारे में। दोस्तों क्या आपको लग रहा है कि जिस समय 1857 की क्रांति लड़ी जा रही है, क्या उस समय कहीं हिंदू मुस्लिम आपको नजर आ रहा है?
कहीं नजर नहीं आ रहा। तो सभी व्यक्ति भारतीय होकर लड़ रहे हैं। और दोस्तों अंग्रेज आगे चल के इस नीति को बनाएंगे कि भारत के अंदर हिंदू मुसलमानों पर फूट डालो, शासन करो। और अंग्रेज भारत में हिंदुओं को अलग, मुसलमानों को अलग, सत्य हरिजनों को अलग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 1857 की क्रांति में अगर हम देखें तो हर भारतीय अपने भारत के लिए लड़ रहा है कि हमें भारत आजाद कराना है। अगर देखें तो साथियों जनरल नील नाम का व्यक्ति इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज पहुंचता है और यहां पर साथियों विद्रोह को सॉल्व कर देता है, मतलब स्थिति को कंट्रोल कर लेता है। साथियों बरेली, ये आपका झुमका गिला रहे बरेली के बाजार में, तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये बरेली पड़ता है। यहां पर खान बहादुर खान नेतृत्व कर रहे हैं और दोस्तों बिसेंट आयर आके इस जगह के नेतृत्व को संभाल के और इस क्रांति को बरेली के अंदर भी सॉल्व कर देता है। इसके बाद सबसे ज्यादा जानी मानी महिला जिनको आप जानते हैं झांसी की रानी के नाम से, दोस्तों मैंने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई ये झांसी से 1857 की क्रांति की शुरुआत करती हैं। दोस्तों इनका वास्तविक नाम या बचपन का नाम है मणिकर्णिका, प्यार से इन्हें लोग मनु बुलाया करते थे। दोस्तों ये गंगाधर राव की पत्नी हुआ करती थी और राज्य हड़प नीति का विरोध कर रही थी क्योंकि इनकी कोई संतान नहीं थी। दत्तक पुत्र जिसको इन्होंने गोद लिया था, डलहौजी ने कह दिया कि वह तो संतान ही नहीं माना जाएगा, आपका रियासत, आपकी साम्राज्य अंग्रेजों के रियासत में मिलाया जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई ने मोर्चा खोल दिया। रानी लक्ष्मीबाई भारत की वो वीर महिला हुआ करती थी जिनकी एग्जाम्पल देखिए आज की वीरांगनाएं साथियों सीखने की कोशिश करती हैं। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई दोनों हाथों से तलवार चलाने में निपुण हुआ करती थी। घोड़े को कौन चलाएगा, घोड़े की लगाम को अपने मुंह से पकड़ लिया, दोनों हाथों से तलवार चला रही थी और अंग्रेजों को एक तरफ से धराशायी करते हुए आगे बढ़ रही थी। दोस्तों अंग्रेज इस तरह से थर्रा उठे थे कि यहां पर एक व्यक्ति जो रानी लक्ष्मीबाई के विद्रोह को कंट्रोल करने के लिए भेजा गया, उस व्यक्ति का नाम था हिरोज। हिरोज नाम का व्यक्ति दोस्तों कंट्रोल करने के लिए पहुंचा और जब हिरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को लड़ते हुए देखा तो उससे रहा ना गया। उसने एक स्टेटमेंट दे दिया कि भारत के अंदर एक ऐसी महिला जो मुझसे मर्दों की तरह लड़ी। ये किसका स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों हिरोज ने कहा था कि भारत की एक ऐसी महिला जो मुझसे मर्दों की तरह लड़ी, वो कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई हुआ करती थी। दोस्तों जब इस स्टेटमेंट को मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे बड़ा गर्व हुआ था कि रानी लक्ष्मीबाई की बढ़ाई कर रहा है दोस्तों। लेकिन बाद में जब समझ विकसित हुई तो समझ में आया कि ये व्यक्ति रानी लक्ष्मीबाई की बढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन ये इशारा जरूर कर रहा है कि भारत में मर्दों की कमी थी क्या, जो कहना चाह रहा है कि एक ऐसी महिला जो मुझसे मर्दों की तरह लड़ी। दोस्तों दरअसल समझता यह थी कि भारतीय व्यक्ति अगर थोड़ा सा दिमाग से गेम खेल गए होते ना तो निश्चित सी बात है कि अब तक अंग्रेजों से कहलवा देते कि भारत की हर महिला मुझसे मर्दों की तरह लड़ी। हिरोज नाम का व्यक्ति तो इनके लिए कहता है कि भारत की एक ऐसी महिला जो मुझसे मर्दों की तरह लड़ी। मैं ये कह रहा हूं कि निश्चित सी बात है ये महिला मर्दों की तरह लड़ी, लेकिन भारत का हर मर्द मर्द की ही तरह लड़ना जानता था। लेकिन तुम्हारे पास गोलियां थी, भारतीयों के पास तलवार थी। जब तक भारतीय व्यक्ति तलवार को खींचकर जय श्री राम का नारा लगाकर आगे बढ़ता था, दुश्मन की गोली आके सीने में लग जाती थी। राम नाम सत्य है, मुलाकात ऊपर होगी। लेकिन भारतीय व्यक्तियों की कुछ कमियां रही थी जो 1857 की क्रांति हम सफल नहीं हो पा रहे थे। अन्यथा आइएगा कुछ समय बाद में आपको दिखाऊंगा भारत के अंदर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति जब पैदा होंगे ना तो चंद व्यक्ति इन अंग्रेजों से कहलवा देंगे कि भारत के अंदर पैदा हुई हर संतान मर्द है। अभी कहेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन हिरोज नाम के व्यक्ति का एक स्टेटमेंट है कि एक ऐसी महिला जो मुझसे मर्दों की तरह लड़ी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि किस व्यक्ति ने कहा था कि भारत की एक महिला जो मुझसे मर्दों की तरह लड़ी, ये हिरोज नाम के अंग्रेज का स्टेटमेंट है। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई जब ग्वालियर के अंदर लड़ रही थी, सॉरी झांसी के अंदर लड़ रही थी, तो झांसी के अंदर लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई समझ चुकी थी कि अंग्रेजों की सेना बहुत है और एक महिला होने के नाते रानी लक्ष्मीबाई को अपना महल छोड़ना पड़ा। महल छोड़कर झांसी के ही बराबर में ग्वालियर पड़ता है, मध्य प्रदेश। रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर बैठकर लड़ते लड़ते ग्वालियर की तरफ निकल गई। आगे से तात्या तोपे का सपोर्ट मिलना था। तात्या तोपे मिलकर रानी लक्ष्मीबाई मिलकर साथियों
अंग्रेजों की बैंड बजाने वाले थे। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, भारत के अंदर एक राजशाही परिवार हुआ करता था, जो परिवार आज के समय पर भी काफी धनी परिवारों में गिना जाता है। आप बता सकते हो मैं किस परिवार की बात कर रहा हूं आज के समय पर? अगर दिल्ली के अंदर सबसे फेमस जगह कनॉट प्लेस, जिसे आप सीपी के नाम से जानते हो, राजेंद्र चौक जिसे आप कहते हो, सत्य वहां पर अगर आप देखोगे तो एबीसीडी ब्लॉक बने हुए हैं। अगर मैं देखूं कि आधे से ज्यादा दुकानें सत्य आज भी उसी परिवार की हैं, सीपी कनॉट पैलेस के अंदर। आप बताओ मैं किस परिवार की बात कर रहा हूं? और आज समझ लीजिएगा, वहां पर एक एक दुकान का किराया करोड़ों में आता है। वो परिवार कौन सा है? मैं परिवार की बात कर रहा हूं, सिंधिया परिवार। ज्योतिराज सिंधिया आज के समय पर भारत के अंदर साथियों राजनीति में काफी वर्चस्व से जमा चुके हैं। दरअसल सिंधिया परिवार से ही बिलोंग करते हैं। मध्य प्रदेश का सिंधिया परिवार है। दोस्तों रानी लड़ते लड़ते ग्वालियर की तरफ बढ़ गई, सिंधिया परिवार अंग्रेजों से मिल गया। क्वेश्चन मार्क आज भी लगाया जाता है इसी सिंधिया परिवार पर। सिंधिया परिवार एक ऐसा परिवार है जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दे दिया। न केवल अंग्रेजों का साथ दिया, बल्कि अंग्रेजों का साथ देकर रानी लक्ष्मीबाई वीरगति अगर प्राप्त हुई है तो कहीं ना कहीं सिंधिया परिवार का इसमें रोल था। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात खुद अंग्रेजों ने कही है। अंग्रेजों का इस समय साथियों जो गवर्नर है उसका क्या नाम है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का स्टेटमेंट आता है कि अगर भारत का सिंधिया परिवार हमारा साथ ना देता तो हमें अगली सुबह अपना बिस्तर गोल करना पड़ जाता, मतलब हमें भारत से भाग जाना पड़ जाता अगर भारत का सिंधिया परिवार हमारा साथ ना देता। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के अंदर वह कौन सा राजशाही परिवार था जो कि 1857 की क्रांति में बगावत करके अंग्रेजों से मिल गया था? सिंधिया परिवार मध्य प्रदेश का परिवार है। आप जानिएगा कॉन्सेप्चुअल रूप से क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि सिंधिया परिवार की वजह से रानी लक्ष्मीबाई कहीं ना कहीं साथियों वीर गति को प्राप्त हुई है, क्योंकि सपोर्ट अंग्रेजों को सिंधिया परिवार का मिल गया। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से निकलकर ग्वालियर की तरफ बढ़ गई थी। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां पर है तो आंसर क्या होगा? कितने बच्चे कहेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई की ये जो समाधि है वो झांसी के अंदर है? क्योंकि झांसी का किला कहां पर है? ये झांसी के अंदर ही है, उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं कॉन्सेप्चुअल रूप से चीजें बताता हूं और जो बातें बताता हूं उन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया करो। कई बार वहां से क्वेश्चन बन जाता है। दोस्तों जब रानी लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते झांसी की तरफ ग्वालियर की तरफ निकल गई तो दोस्तों वहीं पर वीर गति को प्राप्त हुई। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां पर है? बच्चा झांसी आंसर लगाता है, जो गलत है। आंसर है ग्वालियर के अंदर है। रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहां है? ग्वालियर के अंदर है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के अंदर एक ऐसा क्षेत्र हुआ करता था जहां पर वहां का नवाब सही ढंग से काम कर रहा था। डलहौजी की नीति है कि हमें भारत में किसी भी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य का उदय करना है, मतलब पूरे भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का राज हो जाए। अब उसे साम दाम दंड भेद जो भी नीति लगानी पड़ रही है उस नीति को लगा रहा है और भारत की रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला रहा है। यह बात मैंने कल बताई थी कि ब्रिटिश साम्राज्य का मतलब क्या है। साथियों एक जगह है, मतलब एक रियासत हुआ करती थी अवध। क्या नाम था? अवध। जब अवध पर अंग्रेजों की कुछ ना चली, अवध बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रहा था और अवध को किसी तरह से अंग्रेज साथियों नहीं मिला पा रहे थे ब्रिटिश साम्राज्य में। तो दोस्तों अवध के नवाब पर अंग्रेजों ने एक आरोप लगा दिया, बोला ये राजा जो है ना ये शासन सही ठीक ढंग से नहीं कर रहा है, ये कुशासन कर रहा है, इसको पॉलिसियां नहीं आती हैं, इसको शासन करना नहीं आता है। और दोस्तों बहुत बढ़िया, देखो चेरी वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा लिखा है दोस्त, अभी बताऊंगा चौधरी। तो दोस्तों कहा कि अवध जो है ये शासन राजा को सही ढंग से नहीं करना आ रहा है, इस अवध पर कुशासन का आरोप लगा दिया और कुशासन का आरोप लगा के इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अवध की जनता जो थी अपने नवाब से बहुत खुश थी, जब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया तो काफी गुस्सा आया, जनता बहुत रुष्ट थी। बताना चाहूंगा 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा अगर अंग्रेजों को किसी ने मारा है तो वो साथियों इन अवध के लोगों ने ही मारा है। सबसे ज्यादा 1857 की क्रांति में कहां के सैनिक थे? अवध से सबसे ज्यादा लोग लड़ रहे थे। कारण निश्चित है क्यों लड़ रहे थे, समझा चुका हूं। दोस्तों 1857 की क्रांति को
ऐसे समझो जैसे आपने महाभारत देखी हो, तो महाभारत में धृतराज हुआ करते थे, उनको महाभारत सुनाने के लिए आई थिंक संजय को रखा था। संजय दूरदृष्टि की सोच रखते थे, वहां की स्थिति को यहां धृतराज को बताते थे। कुछ ऐसा ही किया सब, तो यहां पर मिर्जा गालिब ने क्या किया कि 1857 की क्रांति को गा के सुनाया। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि किसने इस क्रांति को गा के सुनाया, तो मिर्जा गालिब ने सब तो इससे गा के सुनाने का काम किया है। 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार किसे माना गया? बहुत सारे लोग साथियों इतिहास के अंदर किताबें लिखी, लेकिन सरकारी इतिहासकार किसे माना गया? तो दोस्तों एस.एन. सेन को 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार माना गया है। मैंने कहा इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो पहली क्लास में ही बता चुका हूं, चाहे कमल का फूल कहे और रोटी कहे या चपाती कहे, मतलब रोटी और चपाती एक ही बात है। और कमल का फूल लेकर लोग जागृत कर रहे थे, एक दूसरे के घर जाते थे, वहां जाके रोटी देते थे और कमल का फूल देते थे और कहते थे डेट डिसाइड हो गई है, शुरुआत करनी है, तैयार रहिएगा। दोस्तों बताना चाहूंगा कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? जब ये स्वतंत्रता संग्राम साथियों समाप्त हो गया, तो लोगों ने अपने स्टेटमेंट दिए। बहुत सारे लोगों ने साथियों इससे सैन्य विद्रोह बताया, कुछ लोगों ने साथियों धार्मिक विद्रोह बताया। बहुत सारे लोगों ने अपना स्टेटमेंट दिया। कहने को तो साथियों ऐसे 50 लोग हैं अंग्रेज और भारतीय मिला के, जिन्होंने 1857 की क्रांति पर अपना स्टेटमेंट दिया। लेकिन या तो साथियों डिसरेली का स्टेटमेंट पूछा जाता है, या फिर साथियों आपका वीडी सावरकर का स्टेटमेंट पूछा जाता है। साथियों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में वीडी सावरकर ने कहा था, और इसी नाम से इन्होंने साथियों किताब भी लिखने का काम किया था। मैं आपसे कह रहा हूं कि दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई उर्फ मणिकर्णिका यानी कि मनु की समाधि स्थल कहां पर है? तो दोस्तों ये रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर चली गई थी, और यहीं पर साथियों सिंधिया परिवार ने अंग्रेजों की मदद करी, और मदद करने के साथ ही रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। 17 जून को रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई, और इनकी समाधि कहां पर है दोस्तों? इनकी समाधि ग्वालियर के अंदर अवस्थित है। बात समझ में आ गई दोस्तों? बात समझ में आ गई। दोस्तों एक जगह पड़ती है, आपने जाना होगा मथुरा के बारे में। दोस्तों बेसिकली तो बात करें कि ये 1857 की क्रांति जो थी, ये मुख्य रूप से साथियों उत्तर भारत में ही लड़ी जा रही थी। मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे साथियों मैं सलार जंग की बात करूं, जो हैदराबाद के नवाब हुआ करते थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, मना कर दिया कि हम 1857 की क्रांति में नहीं लड़ेंगे। दोस्तों जम्मू कश्मीर का जो राजा था, उसने मना कर दिया कि हम इस 1857 की क्रांति में नहीं लड़ेंगे। और दोस्तों जान लीजिएगा, भारत का जो शिक्षित वर्ग था ना, जो भारत का पढ़ा लिखा एजुकेटेड वर्ग था, उसने मना कर दिया। 1857 की क्रांति में जमींदार लड़ रहे थे, किसान लड़ रहे थे, मजदूर लड़ रहे थे, हैदराबाद जम्मू कश्मीर के राजा नहीं लड़ रहे थे, शिक्षित वर्ग नहीं लड़ रहा था, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति में हम सफल ना हो सके। पूछा जाता है 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से कौन नहीं लड़ा था? हैदराबाद कश्मीर का राजा और शिक्षित वर्ग उदासीन रहा, मतलब अपने आप को अलग रखा। दोस्तों कुछ स्थान ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। जैसे मथुरा के अंदर कौन लड़ा? तो कहेंगे मथुरा के अंदर देवी सिंह नाम के व्यक्ति हुआ करते थे। इन्होंने साथियों 1857 की क्रांति में यहां से मथुरा से नेतृत्व किया था। दोस्तों अगर हम बात करें तो गोरखपुर से कौन लड़ा? गोरखपुर से साथियों गजाधर नाम के व्यक्ति हैं जो गोरखपुर से लड़ रहे थे। और दोस्तों आज तक कोई टीचर इस क्वेश्चन को नहीं करा रहा था। लगभग साथियों 8, 9, 10 महीने पहले की बात बता रहा हूं। मुझे लगा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, मैंने आपको लिखा दिया कि असम की क्रांति, असम से क्रांति किसने करी थी? सीएसएसएल ने इस प्रश्न को उठा लिया। दोस्तों सारे बच्चे खंगाल रहे थे, किसी मास्टर ने नहीं बताया। हमारे नोट्स में मिला कि मनीराम ने असम से क्रांति को शुरुआत करी थी, और इसी को कहते हैं अनुभव। दोस्तों कहने को तो मेरे पास बहुत सारी किताबें रहती हैं, कई सारी किताबों से मैं कंटेंट उठाता हूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखता हूं, लेकिन मुझे लग रहा था कि नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा सा इंपोर्टेंस दे रहा है आजकल एग्जामिनर। मैंने 1857 की क्रांति में असम के एक क्रांतिकारी को उठा के अपने कंटेंट में ऐड किया। साथियों कुछ ही समय के बाद सीएसएसएल के पेपर में पूछ लिया। अभी भी हो सकता है कुछ टीचर नहीं पढ़ा रहे हो, लेकिन क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एक बार एसएससी पूछ चुका है। हो सकता है कि आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चनों में पूछ लिया जाए असम से क्रांति की शुरुआत किसने करी? मनीराम साथियों हुआ करते थे। ये व्यक्ति है साथियों, नाम है अहमदुल्ला। देखो नाम है अहमदुल्ला, मतलब अहम का मतलब क्या होता है? बोले जरूरी है। कहते हैं ना कि ये मेरा लिए काम बहुत जरूरी है। दोस्तों तुम्हारे लिए जितना जरूरी है ना, ये अंग्रेजों के लिए उससे भी ज्यादा जरूरी था। अंग्रेजों के लिए
साथियों अहमदुल्ला, दरअसल मैं बात करूं तो ये आज के उस समय के फैजाबाद और आज वह अयोध्या कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में, जहां भगवान श्री राम का मंदिर बन चुका है। तो वहां से नेतृत्व का शुरुआत कर रहे थे अहमदुल्ला। इनको कहा जाता था ढोल वाला, ये मतलब अहमदुल्ला ढोल वाले, ऐसे इनका नाम था। ढोल वगैरह बजाते थे, ढोल बजा बजा के मतलब अंग्रेजों को पीटते थे, तो ढोल वाला कहा जाता था। ये अहम कितने थे अंग्रेजों के लिए कि अंग्रेजों ने इन पर 50,000 का इनाम रख दिया। सोचो 1857 की क्रांति में अगर साथियों कोई व्यक्ति साथियों 50,000 का इनामी है तो कितना खतरनाक रहा होगा। इन्हें ढोल वाला उर्फ डंका सा, मतलब डंका बजा के मारूंगा अंग्रेजों को, जहां जाते थे डंका बजाते थे फिर पीटते थे। तो ढोल वाला या अहमदुल्ला को डंका शाह के नाम से जाना जाता है। फैजाबाद अयोध्या के क्षेत्र में इन्होंने नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने साथियों इन पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया था। बोले जिंदा पकड़ो चाहे मुर्दा पकड़ो, 50,000 रुपए देंगे जो अहमदुल्ला डंका सा या फिर अहमदुल्ला ढोल वाले को पकड़ के लेके आएगा। पूछेगा 1857 की क्रांति में वह कौन सा क्रांतिकारी था जिस पर 50,000 का इनाम हुआ करता था। नाम में अहम आ रहा है मतलब जरूरी था, ऐसे इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे। जैसे ही देखिएगा ऑप्शन में आप लगा देंगे, मुझे पूरा का पूरा उम्मीद है। दोस्तों यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन 1857 की क्रांति भारत के अंदर हुई, हमने पूरी ताकत लगा दी इसमें साथियों सफल होने के लिए, क्योंकि हम साथियों अंग्रेजों से काफी परेशान हो चुके थे। आप बताओ 1857 की क्रांति में हम कितने सफल हुए? क्या कुछ हासिल हुआ हमें या फिर हम सिर्फ असफल रह गए? 1857 की क्रांति में अगर असफल हुए तो रीजन क्या था, कारण क्या था, क्या बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। 1857 की क्रांति में असफल होने के कारण क्या थे, जरा असफलता के कारण जानिएगा और आप कहोगे सर सच में अगर ये गलतियां ना की होती तो भारत के अंदर अंग्रेज 1947 में नहीं 1857 में भाग गए होते। पहला अगर हम देखें तो दोस्तों पता चलता है कि 1857 की क्रांति में संगठन का अभाव था। क्या भारत के अंदर चाहे कोई बरेली से, चाहे कोई कानपुर से, झांसी से, लखनऊ से, चाहे साथियों कोई प्रयागराज से, जितने लोग लड़ रहे हैं क्या संगठित होकर लड़े हैं? नहीं। किसी ने मेरठ से क्रांति शुरू कर दी, उसके कुछ समय बाद कोई झांसी से क्रांति शुरू कर रहा, संगठन का अभाव था। अगर साथियों 1857 की क्रांति में हम संगठित होकर लड़ रहे होते, एक होकर लड़ रहे होते, तो 1857 की क्रांति में हम विजयी होते। अगर पूछे कौन सा कारण है तो कुछ कारण आपको पता होने चाहिए। दोस्तों 1857 की क्रांति में उद्देश्यों का अलग होना या कहीं उद्देश्य सबके अलग अलग होना। देखो कोई व्यक्ति तो नाना साहब इसलिए लड़ रहे थे कि उनकी पेंशन बंद कर दी थी, कोई मेरठ से इस बात के लिए लड़ा था कि चूड़ियां पहन लो हाथों में, कोई व्यक्ति साथियों अपनी रियासत को बचाने के लिए लड़ रहा था। क्या सबके उद्देश्य एक थे? नहीं। अगर सबके उद्देश्य एक होते कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो अंग्रेज भारत छोड़ते कि नहीं छोड़ते? अगर मान लो कहीं पर प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होती तो अंग्रेज क्या करते? अंग्रेज उसकी बात को मान लेते, मतलब वो व्यक्ति शांत हो जाता। यानी कि इन सभी क्रांतिकारियों के उद्देश्य अलग अलग थे, इसलिए साथियों हम असफल हुए। बात समझ पा रहे हो? तीसरा, नेतृत्व का अभाव होना। आप बताओ क्या 80 साल के व्यक्ति को नेतृत्व देना कहां की साथियों महानता थी? क्या धन सिंह गुर्जर खुद सक्षम नहीं थे? धन सिंह गुर्जर छोड़ो, मैंने कहा तात्या टोपे, धोल वाले अहमदुल्ला, नाना साहब, अगर एक व्यक्ति बाबू कुंवर सिंह, अगर एक व्यक्ति को नेतृत्व दे दिया होता तो बैंड बजा के रख देता अकेला व्यक्ति। दोस्तों नेतृत्व का अभाव था, लीडरशिप कहीं नहीं थी। अगर एक व्यक्ति कहते हैं कि बड़ी से बड़ी लड़ाई हो, अगर तुम्हारा लीडर अच्छा हो तो बड़ी से बड़ी लड़ाई जितवा सकता है। यहां का लीडर तो ऐसा था जो पत्नी के कहने से थोड़ा सा उत्साहित हो रहा था, बहुत जल्द अपना हुमायूं के मकबरे में आत्मसमर्पण कर देता है और उठा के रंगून भिजवा दिया जाता है। अब लीडर नहीं तो लड़ाई किस बात की? लीडर नहीं तो लड़ाई किस बात की? नेतृत्व का अभाव। दोस्तों हमारे देश के अंदर इसका साथियों कहीं कोई कमी नहीं होती, कूट कूट के भरी होती है, लेकिन 1857 की क्रांति में थोड़ा सा अभाव हमें देखने के लिए मिला है, क्योंकि अपने निजी स्वार्थ के लिए लोग लड़ रहे थे। अगर राष्ट्रीयता के लिए, अगर देश को आजाद कराने के लिए, भारत माता के लिए लड़ते ना कि अंग्रेजों तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तो शायद सबके उद्देश्य एक हो जाते। और अगर सबके उद्देश्य एक होते, राष्ट्रीयता के लिए सभी लोग लड़ते, तो भारत 1857 में आजाद हो गया होता। बिना योजना की लड़ाई लड़ दी।
जब डेट साथियों 31 तारीख फिक्स कर रखी है, तो आपको क्या ऐसा उफान आपके खून में आ गया कि 10 तारीख को ही लेके तलवार और भाग चले मेरठ से दिल्ली? 31 तारीख का वेट करते, 31 तारीख को पूरे देश में हर जगह से क्रांति हो रही होती, तो अंग्रेजों को संभालना मुश्किल होता कि नहीं होता? प्रॉब्लम क्या हो रही थी? प्रॉब्लम यह हो रही थी कि यहां पर साथियों क्रांति की शुरुआत हुई, अंग्रेज पहुंचे, यहां पर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, मारा और साथियों इस जगह की स्थिति को कंट्रोल में ले लिया। अब यहां कंट्रोल में ले लिया, अगली जगह 3 दिन बाद यहां पर विद्रोह हो गया, अंग्रेज फिर आराम से यहां पहुंचे, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया, फिर साथियों यहां पर हुआ, कुछ दिन के बाद अंग्रेज यहां पर जाके कंट्रोल कर लिए। अगर बताओ साथियों एक ही जगह पर 50 जगह से विद्रोह हो गया होता, तो अंग्रेज कहां कहां की कंडीशन को संभाल पाते? निश्चित सी बात है कि अंग्रेज भारत को से भाग खड़े होते और भारत आजाद हो जाता। यानी कि राष्ट्रीयता की कमी के साथ साथ कोई योजना नहीं थी, बिना प्लानिंग के साथ ये लड़ाई लड़ी जा रही थी। अगर हम देखें तो शिक्षित वर्ग उदासीन रहा। मैंने कहा ना आपसे कि 2 एजुकेटेड पर्सन थे, जो शिक्षित वर्ग था वो सब इस युद्ध में भाग ही नहीं ले रहा था, वो लड़ाई से ज्यादा सोच रहा था हम तो शिक्षित वर्ग हैं। दोस्तों बताऊंगा मैं आपको कुछ ही समय के बाद, यही शिक्षित वर्ग होगा जिसको बहुत जल्द समझ में आएगा कि हमने तो गलती कर दी। अब शिक्षित वर्ग क्या है? उदासीन है, न्यूट्रल है, कह रहा है कि यार हमको लड़ाई से क्या मतलब है। इसी शिक्षित वर्ग के सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति होंगे जो भारत की आजादी की लड़ाई में अपने सबसे बड़ा अहम रोल निभा रहे होंगे। आप जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस के बारे में। जिस समय मैदान में उतरेंगे ना, अंग्रेज समझ जाएंगे शिक्षित वर्ग अब आया है साथ में, मतलब भारत से भाग खड़ा होना पड़ेगा। शिक्षित वर्ग इसमें साथियों पार्टिसिपेट नहीं किया है। यह कारण है कि हम 1857 की क्रांति में उतने सफल नहीं हुए कि हम भारत से अंग्रेजों को भगा देते। बात समझ गए ना? क्लियर हुआ? दोस्तों परिणाम क्या निकला, हासिल क्या हुआ? कुछ तो हुआ। परिणाम क्या निकला, हासिल क्या हुआ? कुछ तो हुआ। कहते हैं कि जब चिंगारी उठी हो और एक धमाका हो तो आवाज कुछ दूर तक तो जाती है। आवाज ब्रिटेन तक तो पहुंच गई, क्योंकि मामला छोटा नहीं था। भारतीयों ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अंग्रेजी महिलाओं के, जो ब्रिटिश महिला थी, उनके प्रेग्नेंट महिलाओं के पेट को फाड़ फाड़ के बच्चे उनके अंदर से निकाल लिए थे। भारतीयों ने जितना चाहा था ना उतना क्रूरता दिखा दी थी, क्योंकि अंग्रेज भी कमी कहीं नहीं छोड़ते थे भारतीय महिलाओं के साथ में। बात ब्रिटेन तक पहुंची, बहुत सारे अंग्रेज और भारतीय मारे गए। बात ब्रिटेन में पहुंची, वहां की महिला महारानी ने संज्ञान लिया प्रॉब्लम क्या चल रही है। पता चला प्रॉब्लम बहुत बड़ी है भारत के अंदर। महारानी के लिए भारत बहुत जरूरी था। अगर भारत हाथ से निकल जाता, निश्चित सी बात है कि टैक्स कलेक्ट होकर जो ब्रिटेन जा रहा है वो जाना बंद हो जाता, ब्रिटेन की इनकम में कमी हो जाती। अगर ब्रिटेन की इनकम में कमी हुई, ब्रिटेन गरीब हुआ, और अगर ब्रिटेन गरीब हुआ तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा दुश्मन उसी व्यक्ति के होते हैं जो सबसे ज्यादा वर्चस्व रखता है। यानी आपके गांव में सबसे ज्यादा पैसे वाला कोई व्यक्ति हो, आप जानिएगा आज वो पैसे वाला है, उसके सामने सब लोग हाजी हाजी कर रहे होंगे। अगर वो डाउन टू अर्थ आ गया, जीरो पर आ गया, सबसे ज्यादा दुश्मन उसके होंगे, क्योंकि बहुत लोग उससे नाराज होंगे। दोस्तों कुछ ऐसी ही कंडीशन थी ब्रिटेन की। महारानी भारत को निकलने नहीं देना चाहती थी अपने हाथ से। बोले अगर निकला तो पैसा आना बंद हो गया, और पैसा आना बंद हुआ तो ब्रिटेन के अंदर गरीबी आएगी, और गरीबी आई तो दुश्मन आसपास के फ्रांस, जैसे मैं बता के आया हूं आपको, बहुत सारे दुश्मन हैं जो ब्रिटेन को ठिकाने लगा देंगे। महारानी ने कहा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बताई कि प्रॉब्लम है कि वहां की शासन व्यवस्था ठीक नहीं है। अभी तक जो भारत में शासन कर रही थी वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। BEIC का मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में भारत में आई थी वो शासन कर रही थी। महारानी ने कहा अच्छा शासन व्यवस्था ठीक नहीं है। बोले हाँ, तो बोले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाए। लोग खुश हो गए, मतलब अंग्रेज जाने वाले हैं क्या? क्या हुआ? 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। मतलब अंग्रेज गए नहीं। महारानी ने कहा कि अब मैं डायरेक्ट शासन करूंगी भारत पे। बोले कैसे? भारत जाके? बोले नहीं। अब शासन कैसे शुरू होगा? अब सब तो ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू होगा। मतलब अगर भारत के लिए कोई कानून बनेगा ना, तो वो कानून सत्यो ब्रिटेन की संसद में बनेगा। ब्रिटेन, इसे कहते हैं ब्रिटिश क्राउन, यानी कि संसद का शासन शुरू हो गया।
आप ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल कर रही थी भारत में, उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। व्यवस्था ऐसी की गई कि अगर भारत के लिए कानून बनाना है ना, कुछ लॉ लाना है ना, कुछ नए चीज ऐड करनी है ना, तो ब्रिटेन की संसद में जो लोग बैठे हैं वो कानून बनाएंगे, भारत के लिए भेजेंगे और भारत में लागू हो जाएगा। तो पूछेगा बताओ क्राउन का शासन भारत में कब शुरू हुआ? 1857 की क्रांति के बाद। अभी डेट भी बताने वाला हूं मैं, 1 नवंबर 1858 की वो डेट है, पहले सुनो ध्यान से। तो ब्रिटिश क्राउन यानी कि संसद का शासन शुरू हो गया। कहने का मतलब यह है कि अब भारत पर महारानी का शासन आरंभ हो गया। महारानी का शासन आरंभ हो गया। सर महारानी क्या भारत में आके शासन करेगी? नहीं। हुआ क्या जानो। महारानी ने एक लेटर लिखा। लव लेटर था क्या सर? नहीं बेटा, शासन के लिए लेटर था। महारानी ने एक लेटर लिखा 1 नवंबर 1858 को। वो लेटर भारत में आया। भारत के इलाहाबाद के अंदर एक पार्क पड़ता है, पार्क का नाम है मिंटो पार्क। उस मिंटो पार्क के अंदर वही व्यक्ति जो भारत के अंदर गवर्नर जनरल बन के बैठा था, उस पत्र को लेकर खड़ा हुआ और जैसे सगाई होती है, सिक्का होता है, सबके लिए सामान की लिस्ट बोली जाती है, उस तरह से सभी भारतीयों को इकट्ठा किया और उस पत्र को पढ़ना शुरू करता है। क्या कहेंगे दोस्तों? 1 नवंबर 1858 की बात है। इलाहाबाद के अंदर एक पार्क है, आई थिंक ये पार्क अभी भी होगा, इलाहाबाद वाले बच्चे बताएंगे, शायद इसका नाम वगैरह चेंज हुआ है। तो इलाहाबाद का मिंटो पार्क, वहां पर साथियों एक घोषणा पत्र पढ़ा गया और इस घोषणा पत्र को पढ़ा किसने? इस घोषणा पत्र को साथियों पढ़ने का काम किया है लॉर्ड कैनिंग ने। और कैनिंग ने क्या पढ़ा इसके अंदर? कैनिंग ने कहा, सुनो, कैनिंग ने कहा कि अब तक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो शासन समाप्त और महारानी का शासन शुरू हो गया। क्या होगा? महारानी का शासन शुरू होगा आज से 1 नवंबर 1858 को। लोगों ने कहा कि कैसे, मतलब महारानी खुद आएगी क्या? बोले नहीं, महारानी अपना एक कैंडिडेट नियुक्त करेगी भारत के अंदर और उस कैंडिडेट को कहा जाएगा वायसराय। क्या कहा जाएगा? वायसराय। मतलब गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और एक नया पद बनाया जो होगा वायसराय। मतलब भारत के अंदर वायसराय पूरे भारत को देखेगा, रिपोर्ट करेगा महारानी को, और महारानी को अगर कोई कानून बनाना है तो संसद में, ब्रिटेन की संसद में कानून बनाएगी, भारत के लिए भेजेगी, वायसराय पूरे भारत में लागू कर देगा। तो गवर्नर जनरल के शासन को समाप्त कर दिया गया और एक नया पद बनाया, नाम था वायसराय। बात समझ में आई? क्या क्या? पहली बात, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? आंसर दो, क्या होगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने के लिए जो कंपनी आई थी, हम जो पढ़ के आए थे कि अंग्रेज आए हैं 1600 में, उसका शासन 1 नवंबर 1858 को खत्म। कैसे? मिंटो पार्क में जो महारानी ने लेटर भेजा है उसके अनुसार। और अब भारत पर ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो गया। सर मतलब क्या होता है? मतलब ब्रिटेन की संसद कानून बनाएगी और उस कानून भारत पर लागू होगा। और क्या हुआ सर? हुआ ये कि भारत के अंदर जो गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था उस पद को भी समाप्त कर दिया गया और भारत में एक नया पद बनाया गया। इस पद का नाम रखा गया वायसराय। लोगों ने पूछा सर वायसराय कौन बनेगा? रामफल बनेगा, सोनू बनेगा, मोनू बनेगा? इसको सर वीर सिंह को बना दो वायसराय, भारत का वायसराय हो जाएगा ये। कैनिंग लेटर को पढ़ रहा है। कैनिंग ने कहा कोई वायसराय नहीं होगा, वायसराय हूं मैं। बोले आप तो गवर्नर थे सर थोड़ी देर पहले। बोले हाँ, पद बदला है, व्यक्ति मैं ही हूं। तो जो कैनिंग अब तक साथियों गवर्नर जनरल था भारत का, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन है? कैनिंग। और कैनिंग ही तो लेटर को पढ़ रहा है। कैनिंग ने कहा कि आज के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त और वायसराय का पद शुरू। और पहला वायसराय कौन? स्वयं कैनिंग। मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। पूछेगा कि पहला वायसराय कौन हुआ? कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ? कैनिंग। बात समझ पा रहे हो? दोनों क्वेश्चन। भारत का पहला वायसराय कौन हुआ? कैनिंग, क्योंकि इसी के समय पे तो पद आया है। और यह व्यक्ति अभी तक क्या था 1857 की क्रांति में? भारत का गवर्नर जनरल।
तो गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? कैनिंग। जब मैं पढ़ाता हूं ना तो नीचे वाले सब पढ़ते हैं, इतना तेज चिल्ला के मैं पढ़ाता हूं कि नीचे वाले को पता होता है कि हाँ हिस्ट्री की क्लास चल रही है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा लॉर्ड कैनिंग के बारे में। दोस्तों ये सारे के सारे काम क्या हुए? 1857 की क्रांति के बाद हुए। तो मैंने आपसे कहा कि प्रथम वायसराय कौन हुआ? कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ? कैनिंग। और दोस्तों इसी के बाद एक आयोग का गठन हुआ जिसका नाम था पील आयोग। क्या नाम था? पील आयोग। हाँ, तो हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, पील आयोग किस लिए था ये जान लो। मैंने आपको ये बताया था कि साथियों सेना के अंदर एक व्यक्ति अंग्रेज था तो एक व्यक्ति अंग्रेज था तो 5 व्यक्ति भारतीय थे। हो सकता है ये इस एक व्यक्ति को अंग्रेज को कभी भी निपटा देते भारतीय। इसलिए क्या किया गया कि दोस्तों अगर अंग्रेज एक है तो दोस्तों भारतीय पास 2 होने चाहिए। मतलब सेना को दोबारा से सृजित किया गया, दोबारा से साथियों रीऑर्गेनाइज किया गया और भारतीयों की संख्या को घटा के अंग्रेजों की संख्या बढ़ाई गई। इसीलिए साथियों क्या बनाया गया था? पील आयोग बनाया गया था सेना को संगठित करने के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा पील आयोग कब, किसके लिए, कैसे बना? तो सेना में साथियों इस व्यवस्था के लिए पील आयोग बनाया गया था। दोस्तों आप बताओ क्या हम एक ऐसा बैच लेके आ जाएं, निर्माण बैच जनरल अवेयरनेस का कंप्लीट, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटेजी का आपका भाई पढ़ाई। अब कैसे पढ़ाता है वो तो तुम ही जानेंगे। तो इस पर साथियों कहो तो अभी बहुत जल्दी आपके लिए चेंज शुरू हो जाएंगी। ये सब चीजें रहेंगी आपके 2024 के समावेश को साथियों ऐड करेंगे, पीडीएफ वगैरह सब कुछ इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके अलावा साथियों ये कंबाइंड बैच भी होगा। कैसे लेंगे? तो साथियों ये आपको पता है, एप्लीकेशन के अंदर जाकर यहां पर जाएंगे तो आपको ये बैच आपको साथियों मिल जाएगा। ठीक है, निर्माण बैच जनरल अवेयरनेस का बहुत जल्द प्लान करें। इस बैच का रिव्यू आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्या आप इसके लिए साथियों तैयार हो कि नहीं हो, जल्दी से मुझे आप बता दीजिएगा। ठीक है, इस बैच का कैसा रहेगा तो कमेंट बॉक्स ऑफलाइन करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों कल की क्लास में सब लोग आइएगा और बेहतरीन तरीके से, धमाकेदार तरीके से शुरू करेंगे। ठीक है, इस बैच के बारे में जरूर बताइएगा, आपका क्या मानना है, क्या आप सोचते हैं। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।